वीक इंटरमोलिकुलर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से यूटेटिक मिक्सचर नहीं बनते हैं। उसके पीछे और एक रीज़न है और वो है तो आज हम समझेंगे यूटेक्टिक मिक्सचर को, यूटेटिक मिक्सचर क्या होता है, यूटेटिक मिक्सचर क्यों बनता है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है यूटेटिक मिक्सचर बनने के। उसके बाद हम देखेंगे फेज डायग्राम को। इस फेज डायग्राम पे जो यूटेटिक टेम्परेचर होता है उसको हम आज समझेंगे, यूटेटिक कॉम्पोजिशन को समझेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे यूटेटिक मिक्सचर के। और इस फेज डायग्राम को हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यूटेटिक मिक्सचर क्या होता है, तो अभी सपोज मैंने दो सब्सटेंस मेरे यहाँ पे ले लिए, एक है मेरा सब्सटेंस ए और दूसरा है मेरा सब्सटेंस बी। अब ये जो मेरा सब्सटेंस ए है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 42 डिग्री सेल्सियस और मेरा जो सब्सटेंस बी है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 51 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों को अगर मैंने एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दिया तो जो मेरा सब्सटेंस है वो है इन दोनों का मिक्सचर। तो ये है मेरा ए बी का मिक्सचर। तो ये जो मेरा मिक्सचर है सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी का जो मेरा मिक्सचर है वो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट है 13 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया मेरा यूटेक्टिक मिक्सचर। क्यों? क्योंकि यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, जिस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम है, किससे कम है, उन सब्सटेंस से, जिन सब्सटेंस से मेरा मिक्सचर बन रहा है, इन दोनों सब्सटेंस के इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट से अगर इनके मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इसको मैं बोलता हूँ कि ये मेरा यूटेक्टिक मिक्सचर है। तो ये हो गया हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर। तो जो सब मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं वो सब मिक्सचर यूटेक्टिक मिक्सचर नहीं होते हैं, कुछ ही ऐसे बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स है जो कि यूटेक्टिक मिक्सचर के अंडर आते हैं। तो यूटेक्टिक मिक्सचर क्या है, ऐसा मिक्सचर जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है इंडिविजुअल सब्सटेंस से जिनसे वो बना है, तो इसको हम बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। तो अभी यूटेक्टिक मिक्सचर क्यों बनता है, इसके पीछे के रीज़न को हम जानेंगे। तो यूटेक्टिक मिक्सचर बनने के पीछे दो रीजंस होते हैं। एक होता है वीक इंटरमोलिकुलर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूटेटिक मिक्सचर के अंदर, और दूसरा होता है कि जो सब्सटेंस है ए और बी वो एक दूसरे के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं, उसी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट यूटेक्टिक मिक्सचर का कम होता है। दो रीजंस होते हैं, अभी हम उसको समझेंगे कि ऐसे क्यों होता है। तो अभी सपोज ये है मेरा सब्सटेंस ए के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, मेरे सब्सटेंस ए के एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। और दूसरा है मेरा सब्सटेंस बी, इसके अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, जो कि थोड़े मैंने ज़्यादा दिखाया है, इसलिए मैंने इस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा ज़्यादा दिखाया और इसको मैंने कम दिखाया है। तो अगर इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है मेरा 51 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसको ब्रेक करने को ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। और ये जो मेरा सब्सटेंस ए है इसमें थोड़े वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है सब्सटेंस बी के कंपेयर में, तो इसको मुझे थोड़ी कम हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर का जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा कम है। तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट है 42 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा है, इनके अंदर इंटरेक्शन भी है, इंटरमोलिकुलर सोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी इनके अंदर प्रेजेंट है। बट अगर मैं ए और बी को मिक्स कर दूँ तो जो मेरा मिक्सचर बनता है ए और बी का, इस ए और बी के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर प्रेजेंट है। और ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए इसको ब्रेक करने के लिए मुझे बहुत कम एनर्जी लगेगी। तो मैं अभी इसको हीट कर रहा हूँ, देखता हूँ कब मेल्ट होता है। तो मैंने इसको 10 डिग्री सेल्सियस तक मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, बट ये मेल्ट नहीं हुआ। जैसे ही मैंने इसको और थोड़ी सी हीट प्रोवाइड कर दी तो 13 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है मेरा जो मिक्सचर है वो मेल्ट हो गया। इसका मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 13 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेल्ट जल्दी क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। बट अगर हम ऊपर देखें कि प्योर ए जब है तो उसके अंदर भी अच्छा खासा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। और बी के अंदर तो और अच्छा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और अच्छा है। बट जब मिक्सचर बनता है तो मिक्सचर के जो ए और बी है उनके अंदर इंटरेक्शन बहुत कम है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो ये एक रीज़न हो गया यूटेटिक मिक्सचर के पीछे। बट अभी और इसके पीछे और एक सेकेंड रीज़न है, उसको भी हम देखेंगे। उसके पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं जो हमें हेल्प करेगा समझने को। तो सपोज मेरा ये है वाटर का मॉलिक्यूल और ये भी है मेरे वाटर का मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है
20 किलो जूल पर मोल। और एक मॉलिक्यूल हम देखेंगे जस्ट फॉर एग्जांपल, वो है नैफ्थेलिन का मॉलिक्यूल। और इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर, अभी के लिए इसको मैं N से डिनोट करूँगा, और इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है 5 to 10 किलो जूल पर मोल। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो नैफ्थेलिन के अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है एज कंपेयर टू वाटर। तो इसकी कौन सी स्टेट होनी चाहिए? अगर सॉलिड स्टेट होती है तो उसके अंदर हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, उससे थोड़ा कम होता है लिक्विड के अंदर, और उससे भी बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है गैस के अंदर। तो ये जो नैफ्थेलिन है वो फिर भी कम और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बावजूद ये मेरा नैफ्थेलिन प्रेजेंट होता है सॉलिड फेज में। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि नैफ्थेलिन का जो पैकिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पैक्ड होता है। नैफ्थेलिन के मॉलिक्यूल्स और एटम, सपोज ये मेरे नैफ्थेलिन की रिंग है, मेरा नैफ्थेलिन का मॉलिक्यूल्स है, तो ये एक मॉलिक्यूल, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, ऐसे करके नैफ्थेलिन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड होता है। इसीलिए नैफ्थेलिन वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बावजूद भी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो सिमिलर वे में अगर हम देखें यूटेटिक मिक्सचर, तो बस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से यूटेटिक मिक्सचर नहीं बनते हैं। उसके पीछे और एक रीज़न है, और वो है पुअर पैकेजिंग और डिस्टर्ब क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो उसको अब हम समझेंगे। तो अभी देखो यूटेटिक मिक्सचर क्यों बनता है, उसका जो सेकेंड रीज़न है पुअर पैकेजिंग और डिस्टर्ब क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसको हम समझेंगे। तो अभी देखो क्या होता है, ये सपोज मेरा सब्सटेंस ए है और ये है मेरा सब्सटेंस बी। अभी इसके, ये जो मेरा प्योर ए है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, इसके जो एटम्स है, वो एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड है। और सिमिलर वे में बी के भी जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो भी एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, अच्छे तरीके से क्रिस्टल लैटिस इनका है। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो क्या होगा, ये जो बी है वो डिस्टर्ब करेगा ए के पैकेजिंग को, और अगर ए को मैं बी के अंदर मिक्स कर दूं तो वो भी डिस्टर्ब करेगा बी के पैकेजिंग को, या फिर बी के क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो अभी इसका हम डायग्राम बनाते हैं। देखो तो अभी देखो, अगर जब मैं, ये मेरा प्योर ए है और ये मेरा प्योर बी, अब अगर मैंने दोनों का मिक्सचर बना दिया, सपोज इन दोनों को मिक्स करके मैंने बना दिया, ये मेरे दोनों का मिक्सचर है। तो जो बी है, बी ने क्या किया, जब मैंने बी मिक्स किया ए के अंदर, तो बी की वजह से क्या हुआ, मेरे ए का जो अच्छे से जो पहले पैक्ड था, वो जो पैकेजिंग था वो अभी पुअरली पैक्ड हो गया है। इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था उसको डिस्टर्ब कर दिया है बी ने मिक्सिंग के बाद। अभी सेम वे में जो मेरे बी का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था उसको भी डिस्टर्ब कर दिया है ए ने, कब, मिक्सिंग के बाद। तो ये दोनों है मेरे मिक्सचर। तो इनमें मुझे क्या समझ रहा है, इनमें मुझे ये समझ रहा है, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के अंदर मिक्स कर रहा हूँ तो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने की वजह से इनके अंदर अभी वो इंट्रैक्शन नहीं है जो इंट्रैक्शन पहले होता था। तो ये सेकंड रीज़न होता है कि क्यों मेरा यूटेटिक मिक्सचर बनता है। इसीलिए जब सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी हम एक दूसरे के अंदर मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर बनता है ए बी, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी के मेल्टिंग पॉइंट से। तो अब हम समझेंगे फेज डायग्राम को। तो ये जो मेरी यूटेक्टिक फेज डायग्राम है, ये इसके अंदर ये जो दो लाइन्स है ये डिनोट करती है टेम्परेचर को, और ये जो मेरी बेस लाइन है ये डिनोट करती है यूटेक्टिक कॉम्पोजिशंस को। तो अभी सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बीकर लिया जिसके अंदर मैंने ए सब्सटेंस ले लिया। सिर्फ ए सब्सटेंस मेरा इसके अंदर प्रेजेंट है, प्योर ए इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर कोई भी दूसरा सब्सटेंस, कोई भी मिलावट इसके अंदर नहीं है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट मुझे पता करना है, तो मैंने इसको हीट प्रोवाइड की। तो मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर आ गया है, फिर भी ये मेल्ट नहीं हुआ। फिर मैंने इसको और हीट प्रोवाइड की
तो मुझे पता चला कि 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये पूरे तरीके से लिक्विड बन गया। तो 42 डिग्री सेल्सियस मैंने इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया, इस लाइन के ऊपर मैंने इसको डिनोट कर दिया। और मैंने एक बीकर लिया, जिस बीकर के अंदर अभी इस साइड में मैं जैसे जैसे जाऊँगा तो मैं बी को इंक्रीज करते जाऊँगा। ओके, तो ये जो मेरा बीकर है, सेकेंड बीकर, उसके अंदर मैंने 80% ए लिया और 20% बी उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया और उसको भी मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ तब मुझे पता चला कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेल्सियस। इस कॉम्पोजिशन का, जिसको ये पॉइंट डिनोट कर रहा है, इस कॉम्पोजिशन का मेल्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया 30 डिग्री सेल्सियस। अभी हमें पता है कि जैसे जैसे हम दोनों को मिक्स करेंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था प्योर ए का, फिर मैंने बी को मिक्स किया, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हुआ। अभी मैंने और एक बीकर लिया, थर्ड बीकर, जिसके अंदर मैंने 66% ए लिया और बी ले लिया मैंने 34%। इसको भी मैंने हीट प्रोवाइड की, इसका मेल्टिंग पॉइंट मुझे मिला 13 डिग्री सेल्सियस। इसका मुझे मेल्टिंग पॉइंट मिल गया, जो यहाँ पे मैंने लिख लिया 13 डिग्री सेल्सियस। और मैंने एक बीकर लिया जिसमें मैंने बी को और इंक्रीज़ कर दिया है। 60% मेरा ए है, 40% बी है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, इसका मेल्टिंग पॉइंट मुझे मिला 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसका मुझे मेल्टिंग पॉइंट मिल गया। और एक बीकर लिया जिसमें अभी 80% बी है, बी बहुत ज़्यादा है अभी, और ए मेरा 20% है। इसको भी मैंने हीट प्रोवाइड की, तो इसका मुझे मेल्टिंग पॉइंट मिला 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इस कॉम्पोजिशन का मेल्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया। अब मैंने मेरा लास्ट कॉम्पोजिशन जो है बी, इसके अंदर प्योर बी प्रेजेंट है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स, कोई दूसरा एटम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ बी मेरा प्रेजेंट है। इसको भी मैंने हीट प्रोवाइड की और इसका मेल्टिंग पॉइंट मुझे मिला 52 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये पूरे तरीके से मेल्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 52 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट डिनोट कर लिया। अब जैसे मैं इन सब मेल्टिंग पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे मिलता है यूटेक्टिक फेज डायग्राम। तो अभी इसके अंदर मुझे क्या पता चला कि जो सबसे, इसके अंदर ऐसा कौन सा कॉम्पोजिशन है जिसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये जो कॉम्पोजिशन है जिसमें ए 66% है और बी 34% है, तो ये जो कॉम्पोजिशन है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 13 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए ये जो है, ये जो मेरा कॉम्पोजिशन है, इसको हम बोलते हैं यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन, कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। और यह है मेरा यूटेक्टिक टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जो यूटेक्टिक मिक्सचर में सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो वो है 13 डिग्री सेल्सियस। इसको, इसीलिए इसको मैं बोलूँगा यूटेक्टिक टेम्परेचर। ये हो गया मेरा यूटेक्टिक टेम्परेचर और ये हो गया मेरा यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन है, वो है मेरा ये है मेरा यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन, क्योंकि इस कॉम्पोजिशन का सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। अभी इसको हमने देख लिया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हम इसको देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले, उससे पहले हम समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अभी समझते हैं हम। देखो, सपोज अगर ये मेरा कोई, सपोज ये मेरा सब्सटेंस ए है, ये मेरा सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, ये मेरा सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस ए मेरा प्रेजेंट है। इसको मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ और 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, इसका बन गया लिक्विड। ओके, और ये अभी मेरा आ गया लिक्विड स्टेट में आ गया पूरा। तो ये 42 डिग्री सेल्सियस क्या है, 42 डिग्री सेल्सियस मेरा मेल्टिंग पॉइंट है, जिसके ऊपर मेरा ए लिक्विड स्टेट में चला गया। अभी ये जो मेरा ए है, जो बहुत हीटेड है, जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, उसको मैं अभी कूल डाउन करना स्टार्ट करूँगा। मैं उसको फ्रीज में रखूँगा या फिर मैं उसको टेम्परेचर में उसका कम करूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि वो कौन से टेम्परेचर के बाद सॉलिड बनना स्टार्ट होता है, सॉलिड कंप्लीटली बन जाता है। तो इसको मैंने कूल डाउन करना स्टार्ट किया, इसको मैं इसकी हीट में कम कर रहा हूँ, इसको मैं कूल डाउन कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि 42 डिग्री सेल्सियस के नीचे ये फ्रीज हो गया, मतलब ये सॉलिड बन गया। तो ये हो गया मेरा फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर किसी सॉलिड को मैं अगर हीट कर रहा हूँ तो जिसके ऊपर उसका स्टेट चेंज होता है, लिक्विड बन जाता है, वो होता है मेरा मेल्टिंग पॉइंट। अगर किसी लिक्विड को अगर मैं कूल डाउन कर रहा हूँ तो जिस टेम्परेचर के नीचे वो सॉलिड बन जाएगा, उसको मैं बोलूँगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो लिक्विड पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलर वे में कुछ लोग, ये जो हमारी फेज डायग्राम है यूटेक्टिक मिक्सचर की, इसको अलग तरीके से स्टडी करते हैं, वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी देखो, सपोज मैंने ले लिया ए, ये मेरा लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है सब, क्योंकि ये मैंने बहुत हीट करके रखा है, हाई टेम्परेचर को ये सब प्रेजेंट है। सपोज पकड़ लो, मैंने इसको
ये सब मेरे 67 या फिर 70 डिग्री सेल्सियस को मैंने इन सब लिक्विड्स को रखा है, तो ऑब्वियसली ये सब लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। तो अभी ये मेरा प्योर ए का लिक्विड है जो हीट है बहुत ही, मैं उसको अभी कूल डाउन कर रहा हूँ। तो किस टेम्परेचर के नीचे ये फ्रीज होगा, तो 42 डिग्री सेल्सियस के नीचे फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डिनोट कर लिया कि 42 इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। फिर मैंने ले लिया सेकंड लिक्विड, उसको भी मैंने कूल डाउन किया और मुझे पता चला कि वो 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होगा मेरा फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो होगा मेरा फ्रीजिंग पॉइंट। सिमिलर वे में मैंने ये हमारा जो यूटेटिक कॉम्पोजिशन है जिसमें 34% बी है और 66% ए है, इसको भी मैंने कूल डाउन करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे पता चला कि 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे पूरे तरीके से सॉलिड बन रहा है। तो ये है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट यूटेटिक कॉम्पोजिशन के लिए। सिमिलर वे में मैंने सबके लिए किया और मुझे पता चल गया कि कौन से टेम्परेचर के नीचे फ्रीज होना स्टार्ट हो गए, कौन से टेम्परेचर के नीचे सॉलिड बनना स्टार्ट हो गए। तो ये जो है ये सबसे लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है। तो अब इसके अंदर और एक चीज़ हमें समझनी है। अगर सपोज मैं इस डायग्राम को दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड करता हूँ, सपोज ये मेरा यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन है और इस यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन के बेसिस पे अगर मैं इस पूरे कॉम्पोजिशंस को, इस पूरे डायग्राम को अगर मैं दो पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन के लेफ्ट साइड में जो है वो मेरा ए बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है किसी भी कॉम्पोजिशन में, और यूटेक्टिक साइड के राइट साइड में जो मेरे कॉम्पोजिशंस है उसमें बी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक साइड के कॉम्पोजिशन जिसमें ए बहुत ज़्यादा है और दूसरे साइड के कॉम्पोजिशन जिसमें बी बहुत ज़्यादा है। तो अब जब मैं इनको कूल डाउन करूँगा, सब सॉल्यूशंस को, किसी को भी आप पकड़ सकते हो, मैं अगर उसको कूल डाउन करता हूँ तो क्या इस स्पेसिफिक टेम्परेचर के नीचे, सपोज मैं इसको कूल डाउन कर रहा हूँ, तो क्या इस स्पेसिफिक टेम्परेचर के नीचे पूरा का पूरा सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि अभी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। इसको मैं इसको ऐसे डिनोट करता हूँ 30 डिग्री। तो ये जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या इसके नीचे पूरा का पूरा सॉलिड बन जाएगा? तो नहीं बनता है। ये सब कॉम्पोजिशन सॉलिड बनेंगे, पूरे के पूरे तरीके से सॉलिड बनेंगे इस कॉम्पोजिशन के, इस यूटेक्टिक, ये जो मेरा 13 डिग्री सेल्सियस जो मेरा टेम्परेचर है, इसी के नीचे पूरे तरीके से सॉलिड बनेंगे। तो जब मैं इसको कूल डाउन कर रहा हूँ, ये अभी भी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, जब ये इस पे आएगा, इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे आएगा, तब इसमें सॉलिड बनना स्टार्ट होगा। बट ये पूरा सॉलिड कब बनेगा, पूरा सॉलिड स्टेट में कब कन्वर्ट होगा, इस 13 डिग्री सेल्सियस के बाद ही ये पूरा सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। तो ऐसे क्यों होता है, हम उसको भी देखते हैं। सपोज ये मेरा एक बीकर है, तो अभी हम देख रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को हम देख रहे हैं। सपोज ये मेरा बीकर है, इसके अंदर मेरे 80% मेरा ए प्रेजेंट है और 20% मेरा बी प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली ए के मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, ए के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो बाकी के मॉलिक्यूल्स है वो बी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये जो बी के मॉलिक्यूल्स है जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो ए के साथ में उनका इंटरेक्शन ऑलरेडी है, लेकिन सब ए के मॉलिक्यूल्स बी के साथ में इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि ए के मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। 80% ए प्रेजेंट है और ओनली 20% बी के मॉलिक्यूल्स यहाँ में प्रेजेंट है। तो इसमें दो टाइप्स में हम देख सकते हैं क्या हो रहा है। कुछ जो मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ ए के फ्री ए के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और कुछ जो है वो ए और बी का मिक्सचर है यहाँ पे। तो अभी ये प्रेजेंट है लिक्विड स्टेट में 76 या फिर मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट है, तो ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है सब ये चीज़ें। तो अभी मैं जैसे उसको कूल डाउन करूँगा तो इसका मुझे पता है इस कॉम्पोजिशन का ये जो है ये 30 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जैसे ये 30 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो क्या होगा, इसका सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो कौन पहले सॉलिडिफाई होगा, तो सॉलिडिफाई होगा पहले ए के मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होंगे, उसके बाद में ए बी का जो मिक्सचर है, एक्चुअली में जो यूटेटिक मिक्सचर जो है ए बी का मिक्सचर वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है
और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो किसका होता है, मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है प्योर सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट से। तो इसीलिए 30 डिग्री सेल्सियस को ये सिर्फ एक के मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होंगे और पूरे तरीके से धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होंगे, और 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो कि हमारा यूटेक्टिक टेम्परेचर है उसके नीचे पूरे तरीके से सॉलिड हो जाएगा। 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे पूरे तरीके से सॉलिड हो जाएगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस का 30 डिग्री सेल्सियस को इसका सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे ए सॉलिड हो रहा है, धीरे धीरे ए सॉलिड हो रहा है। 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे बी भी सॉलिड हो गया पूरे तरीके से, ए बी भी पूरे तरीके से सॉलिड हो गया। तो 13 डिग्री सेल्सियस के मुझे यहाँ पे मेरा क्या है, सॉलिड ए प्रेजेंट है और मेरा सॉलिड ए बी का मिक्सचर प्रेजेंट है। इसको हम बोल सकते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। तो मुझे पता चला कि डायरेक्टली फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे पूरा सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होगा, धीरे धीरे फ्रीज होगा। सबसे पहले फ्रीज होना स्टार्ट होगा जो इंडिविजुअल कंपाउंड है, ए फ्रीजिंग बनना स्टार्ट होगा और उसके बाद में जो ए बी है वो फ्रीज हो जाएगा 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे। सिमिलर वे में अगर मैं इसको देखूं 80% बी को और 20% ए को, तो इसमें भी बी के मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बी के मॉलिक्यूल्स सब के सब ए के साथ में इंटरेक्ट नहीं होंगे, ए के साथ में कुछ बी के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट हुए हैं। सपोज ये हमारा इसमें बी बहुत ज़्यादा है, तो ये फ्री बी है मेरे, ये बी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है जिनका एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन ज़्यादा है, और ये मेरे ए बी के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्टेड है। तो ये भी अगर सपोज मैं कॉम्पोजिशन लेता हूँ, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा, पूरे तरीके से सॉलिड नहीं बनेगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है इसके नीचे है सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे एक बी के जो मेरे मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड बनते जाएंगे। जैसे जैसे मैं इसको कूल डाउन कर रहा हूँ धीरे धीरे बी के मॉलिक्यूल सॉलिड बनते जाएंगे, और 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे, अभी तो ये 40 डिग्री सेल्सियस पे मैं इसको कूल डाउन कर रहा हूँ, बी के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे सॉलिड बन रहे हैं। और जैसे मैं इसको 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाता हूँ तो पूरा का पूरा जो मेरा मिक्सचर है वो पूरा का पूरा जो मेरे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो पूरे के पूरे सॉलिड बन जाएंगे। तो इसमें मुझे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ मेरा 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे मुझे सॉलिड बी और लिक्विड ए बी ये मेरा प्रेजेंट है। बट 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे जैसे मैं आऊँगा तो मुझे सॉलिड बी तो पहले से ही हो रहा है मेरा, और जो मेरे पहले लिक्विड था वो ए बी भी अभी 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे सॉलिड बन गया है। तो यही हमें इस डायग्राम पे डिनोट करना है। यहाँ पे क्या होगा, इस राइट साइड में ए सॉलिड बनना स्टार्ट होगा पहले, और इस लेफ्ट साइड में ए सॉलिड बनना स्टार्ट होगा पहले, और ये जो राइट साइड है हमारी, क्योंकि इस साइड में बी ज़्यादा है तो इसमें पहले बी सॉलिडिफाई बनना स्टार्ट होगा। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉलिड ए हमें मिलेगा और लिक्विड ए बी हमें मिलेगा, और इसके नीचे 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे दोनों सॉलिड हमें मिलेंगे, सॉलिड ए बी मिलेगा और सॉलिड ए बी भी हमें 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे मिलेगा। सिमिलर वे में इस साइड में बी ज़्यादा है इसलिए पहले हमें सॉलिड बी मिलना स्टार्ट होगा और लिक्विड ए बी इसमें प्रेजेंट रहेगा। जैसे हम 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे आएंगे सॉलिड बी हमें तो पहले से ही मिल रहा है, और जो हमारा लिक्विड था वो भी अभी सॉलिड बन गया है जो है हमारा ए बी का मिक्सचर। तो ये इस तरीके से हम डिनोट करते हैं फेज डायग्राम में। तो अभी हमें पता है यूटेटिक मिक्सचर क्या है, यूटेटिक मिक्सचर क्यों बनता है, उसके पीछे के 2 रीज़न भी हमें पता है, फेज डायग्राम भी हमें पता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता है। हमें ये भी पता है कि सॉलिड ए पहले बनना स्टार्ट होता है, और क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड की, लेफ़्ट साइड में ए का कंपोजिशन ज़्यादा है इसलिए सॉलिड ए पहले बनना स्टार्ट होता है, और 13 डिग्री सेल्सियस जो कि मेरा मेल्टिंग पॉइंट है उसके बाद में पूरे तरीके से सब दोनों सॉलिड बन जाते हैं। सिमिलर वे में बी का भी हमें पता है कि पहले राइट साइड की हम बात कर रहे हैं तो पहले से बी बनना स्टार्ट होगा सॉलिड फॉर्म में, धीरे धीरे बी सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, लेकिन 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे ए और बी दोनों सॉलिड बन जाएंगे हमारे। तो ये सब हमें फेज डायग्राम का भी हमने स्टडी कर लिया। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे। इसके एग्जाम्पल है सैलॉल और थाइमॉल, मेंथॉल एंड कैम्फोर।
अभी ये जो हम पहले से जो हम बात कर रहे थे सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी की, तो ये जो है ये है हमारे सैलॉल एंड थाइमॉल। जो मेरा सैलॉल है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 42 डिग्री सेल्सियस, और जो मेरा थाइमॉल है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 51 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों का जब मैं मिक्सचर बनाता हूँ तो इन दोनों के मिक्सचर का, ये सैलॉल और थाइमॉल का जो मिक्सचर है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 13 डिग्री सेल्सियस। तो अभी एग्जाम में आप क्या लिख सकते हो, एग्जाम में आप एक्सप्लेन कर सकते हो यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप एग्जाम में फेज डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हो यूटेक्टिक मिक्सचर की। थर्ड पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हो यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन को। फोर्थ पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हो यूटेक्टिक टेम्परेचर को। फिफ्थ पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हो यूटेक्टिक मिक्सचर के जो एग्जाम्पल्स है हमारे सैसॉल एंड थाइमॉल, जो कब से हम स्टडी कर रहे थे उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बट ये जो डायग्राम्स है जो मैंने निकाली है, ये सब डायग्राम्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने निकाली है, इसको आप एग्जाम में मत निकालना, ये जस्ट फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। और डेफिनेशन, फेज डायग्राम और ये पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो।